कॉमरेड, ये जो सब्जेक्ट है अटैक्स ऑन द काउंसिल्स, इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी के क्लास में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो कोशिश करेंगे अपन लोग रिपीटेशन में न जाएं और बेसिक जो पॉस्टुलेशन काउंसिल का है और जो रिसेंट प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में जो एफएमआरआई का लाइन है और अभी जो जीसीएम में उसको लिया गया था कमीशन पेपर में, वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। कॉमरेड, काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की खासतौर से बात करें तो ब्रीफली हमको बेसिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन को समझने की आवश्यकता है, इसको ब्रशअप करने की आवश्यकता है। काउंसिल का जब हम लोग नाम लेते हैं तो काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से चलता है, एक तो काउंसिल नेटवर्किंग होती है और एक काउंसिल सब कमेटी नेटवर्किंग होती है। काउंसिल नेटवर्किंग में मान के चलिए जैसे फ्रैंको इंडिया काउंसिल है, तो फ्रैंको इंडिया काउंसिल में एक AICC होती है, 10 मेंबर कमेटी जिसे हम लोग बोलते हैं। 10 मेंबर कमेटी में ऑल इंडिया जॉइंट ऑल इंडिया कन्वेनर होते हैं, 4 जोनल और 4 जॉइंट जोनल कन्वेनर, ये मिला के 10 मेंबर की कमेटी होती है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल कमेटी, AIC से। इसके बाद आती है काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में AIC मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल। ऑल इंडिया काउंसिल का जो पार्ट होते हैं वो 10 मेंबर कमेटी के साथ साथ जो स्टेट कन्वेनर्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं, तो सारे स्टेट कन्वेनर्स और 10 मेंबर मिला के AIC बनता है। अब जब हम डाउन द लाइन नीचे आते हैं, स्टेट लेवल पे आते हैं, तो स्टेट लेवल पे होती है स्टेट काउंसिल कमेटी। इसमें जो कन्वेनर और जॉइंट कन्वेनर होते हैं इनका मिला के स्टेट काउंसिल कमेटी बनता है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज भी हमारी लीडरशिप उसको मिस कर जाती है। स्टेट काउंसिल कमेटी, स्टेट काउंसिल मीटिंग में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। स्टेट काउंसिल कमेटी है जो कन्वेनर और जॉइंट कन्वेनर्स का फोरम है, ये एक तरीके से आपकी वर्किंग कमेटी है आपकी काउंसिल की स्टेट की। अगर हिटरो की काउंसिल है तो हिटरो के जो कन्वेनर हैं और जो जॉइंट कन्वेनर हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के जो 5, 7, 8 जनों की कमेटी है वो वर्किंग कमेटी हो जाएगी आपकी स्टेट काउंसिल की। हिटरो की जो स्टेट काउंसिल है उसका वर्किंग कमेटी मान सकते हो आप। इसके बाद आती है स्टेट काउंसिल जिसमें आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में वो सब मिला के स्टेट काउंसिल बनती है। तो ये ओवरऑल अपना काउंसिल का नेटवर्क है, काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। इसमें जो वीकनेसेस हमको देखने में आती हैं खास तौर से, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा कोविड के बाद से देखने में आ रही हैं कि लगातार हम लोग के परसुएशन के बाद हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि भाई आप काउंसिल कमेटी की मीटिंग करिए। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वीकनेस क्यों आती है। वीकनेस का बेसिक चीज़ है कि हमारी काउंसिल की जो लीडरशिप है उसके संज्ञान में ही नहीं कि मान के चलिए अब जत्थे का प्रोग्राम था, हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था, डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन था। अब इसमें क्या रोल है काउंसिल कमेटी, कोई सा भी प्रोग्राम कि काउंसिल कमेटी को इस चीज़ को ये इंश्योर करना है कि ये प्रोग्राम के बारे में सूचना हमारे मेंबर्स को दी जाए। हर काउंसिल कमेटी में उसके मेंबर को जिम्मेदारी 4-5 साथी को दी हुई है। एक जॉइंट कन्वेनर को 3-4 साथी को दी है, दूसरे को 3-4 साथी को, ऐसी करके जिम्मेदारी दी हुई है। हर जगह ये है, जिम्मेदारी का बंटवारा भी है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा, वो लागू नहीं कर पा रहे हम लोग। तो वो क्या होता है कि ना तो इन्फॉर्मेशन हमारे मेंबर्स को हम लोग पहुंचा पाते हैं, और जब प्रोग्राम हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है, भाई आप इस प्रोग्राम में गए कि नहीं गए। अगर ये कलेक्टिव फंक्शनिंग इस तरीके के काउंसिल कमेटी की फंक्शनिंग को हम लोग डेवलप कर पाए तो अभी जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो वीकनेसेस देखने में आ रही है उसको भी कई हद तक हम लोग दूर करने में सफल हो पाएंगे। खासतौर से काउंसिल एंड काउंसिल रिलेटेड प्रोग्राम्स के जो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल इस काउंसिल कमेटी की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े बड़े अटैक्स हैं, 12-13 कंपनी में काउंसिल के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कोविड की दूसरी लहर के बाद से एक तरफ से पूरी तरीके से काउंसिल के प्रोग्राम हमारा हो ही नहीं रहे किसी भी में, इक्का दुक्का 2-3 यूनिट में हो गए। और जब से ये जुवेंटिस में अटैक आया, तो जुवेंटिस का अटैक आप लोगों को ऑलरेडी इस बारे में जानकारी में है। जुवेंटिस में जो हमारे सतना के साथी हैं उनका जो टर्मिनेशन हुआ था उसको लेके जो प्रोटेस्ट चला था रीवा में, उसका मैनेजमेंट ने वीडियो शूटिंग कर कुरा के उसको लेके पुलिस कंप्लेंट किया, कोर्ट में भी गए और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्री का मूव है, हमारे पूरे एमपी में जो मूवमेंट चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने का और उसको ख़त्म करने का प्रयास, ये इंडस्ट्री मूव है जिसके लिए ऑलरेडी हमारी वर्किंग कमेटी ने तय किया है। अब इसको फाइट आउट कैसे करोगे आप? अभी तो ये बड़ा चैलेंज आ गया, अब तो सतना रीवा में भी एजिटेशन नहीं हो पा रहे इसके कारण से।
अब ये सारी चीज़ों को हमारे को पूरे एमपीयूएसआरई की 19 इकाई को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है इस मूवमेंट को। अगर हम जुवेंटिस के साथी को एक पहली बार काउंसिल में लाने का कोशिश करेंगे, और दूसरी बात जुवेंटिस का जो प्रोग्राम है उसको अपनी अपनी इकाइयों में एटलीस्ट मेमोरेंडम सबमिशन तो हम कर ही सकते हैं। तो ये काउंसिल के लोग अगर जिम्मेदारी ले लें कि जुवेंटिस हम लोग टास्क पे रखते हैं, क्योंकि इसने एमपीयूएसआरई को चैलेंज किया है ना, जुवेंटस मैनेजमेंट हैज चैलेंज एमपीयूएसआरई लीगली एंड हमको ऑर्गेनाइजेशनली भी उसने चैलेंज किया। तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के रूप में ये काउंसिल कमेटी लेती है, लीडरशिप लेती है, और हमारी इकाइयाँ जो यहाँ पर हैं वो लेती हैं, तो डेफिनेटली हम जुवेंटिस मैनेजमेंट को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। और कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट नहीं है कॉम्रेड, अगर हम लोग अगर फील्ड में उतर जाएंगे तो उसको देंगे। तो ये इस काउंसिल कमेटी की फंक्शनिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। दूसरा हमारा नेटवर्किंग है काउंसिल सब कमेटी नेटवर्किंग। काउंसिल्स तो हो गई, हमारे यहाँ एफएमआरए में 47 ऑल इंडिया काउंसिल है। एमपीयूएसआरई में हम लोग असेसमेंट किए हैं, करीब हमारे पास 27 काउंसिल है। अभी देखा जाए तो अभी और संख्या उसकी कम हुई है, जो अल्बर्ट डेविड वगैरह का जो सेटबैक आया है, तो हमारे पास 22-23 काउंसिल्स हैं। ये 22-23 काउंसिल की जो लीडरशिप है ये मिला के काउंसिल कमेटी हमारे यहाँ की बनती है, काउंसिल सब कमेटी। इसका स्ट्रक्चर जो है ऑल इंडिया में ऑल इंडिया काउंसिल सब कमेटी है, यानी जितने भी 47 कंपनी के ऑल इंडिया और जॉइंट ऑल इंडिया कन्वेनर्स है वो मिलकर ऑल इंडिया काउंसिल सब कमेटी बनाते हैं, और इसको संचालित करने के लिए एक कोर कमेटी रहती है 10 जनों की, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल कोर कमेटी। इसी प्रकार से जब हम जो नीचे राज्य स्तर पे आते हैं तो स्टेट काउंसिल सब कमेटी, जिसमें इस राज्य में जितने भी हमारी काउंसिल्स हैं उसके कन्वेनर्स और जॉइंट कन्वेनर्स मिला के, और जो टॉप लीडरशिप काउंसिल्स की है वो मिला के हमारा स्टेट काउंसिल सब कमेटी बनती है, और उसको संचालित करने के लिए स्टेट काउंसिल कोर कमेटी, जिसमें हमारे यहाँ 7 लोग हैं। इसी प्रकार से हमारा जो मेन फंक्शनल एरिया है जहाँ पर प्रोग्राम्स हमको करने रहते हैं वो इकाई है, वहाँ पर इन कंपनियों के जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस यूनिट में वो मिला के यूनिट काउंसिल सब कमेटी बनाती है, जिसको संचालित करने के लिए भी यूनिट काउंसिल कोर कमेटी है। इसके लिए हमारी टास्क क्या है, हम कई सालों से लगातार इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, और बीच में हमने देखा था इसमें कुछ सुधार आया है, कोविड के पहले सुधार आया था, उसके बाद भी परस्यू किया तो थोड़ा बहुत कुछ यूनिट्स में इसकी फंक्शनिंग थी। पहला जो रविवार होता है उसमें यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग करने का हमने काफ़ी पुश किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखने में आ रहा है कि इस मामले में काफ़ी शिथिलता देखने में आई है। इवन जो इकाइयाँ इस मीटिंग को कर रही थी वो भी आजकल नहीं हो पा रही। अगर हो पा रही है कि इकाई में तो संख्या वो 15 की, 20 की, 25 की, अगर 125 साथी हैं आपकी इसमें काउंसिल के तो उसमें 20, 25, 30 लोग भागीदारी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखने में आ रही है, और इसकी कोर कमेटी मीटिंग हम लोग कहते हैं कि इसको हर 15 दिन में एक बार करना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारा काउंसिल का नेटवर्क है, और काउंसिल सब कमेटी का जो रोल है आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। जो अटैक इस तरीके से है जिसमें कमीशन पेपर में दिया है जो आपके पास में है, अभी जो वर्तमान में जिस तरीके से डी-यूनियनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के नाम पे यूनियन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे पहला हमला काउंसिल्स के ऊपर है कि जहाँ पर काउंसिल है नहीं, जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है मैनेजमेंट को, वहाँ तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, उनको खतरा काउंसिल से, जहाँ काउंसिल बनी हुई है। इसलिए जो आप अटैक्स देखने में आ रहे हैं कोविड के बाद से, देख लीजिए आप, कई सालों से हम लोग कोशिश देख रहा था मैनेजमेंट की किस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कामकाज को डिजिटल माध्यम से कंट्रोल किया जाए। एफएमआरए का मूवमेंट, एमपीयूएसआरई के मूवमेंट के माध्यम से ये चीज़ वो कर नहीं पा रहे थे। जब कोविड आया, कोविड में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि डिजिटली वो इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कामकाज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति में आए। रेजिस्टेंस भी हुआ, कई सारी कंपनियों में हमले भी चले, आपने देखा होगा, आप मेडले का देख लो, इंडिको का देख लो, ब्रिटिश वैली, कई सारी कंपनियों के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर डिजिटल अटैक को लेकर एफएमआरए ने प्रोग्राम्स लिए और लंबी लंबी लड़ाइयाँ चली। ठीक है, किसी में सफलता मिली, किसी में सफलता नहीं मिली, हमारे लिए भी नई सिचुएशन थी। लेकिन इस सिचुएशन के बाद, कोविड के बाद अब जो सिचुएशन आई है, जो कि जनरल सेक्रेटरी ने भी अपने डेलिब्रेशन में रखा, जो डिजिटल अटैक के माध्यम से जिस प्रकार से काउंसिल्स को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भले ही वो आप जियो टैगिंग के नाम पे हो, आपका जीपीआरएस के नाम पे हो, किसी भी तरीके से आपका सर्विलेंस के नाम पे हो, पूरी तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एंगेज करके उसको उलझा के उसका वर्कलोड बढ़ा के उसको बिल्कुल कन्फाइन कर दिया जा रहा है कंपनी के काम की तरफ, और पूरा गैरकानूनी तरीके से ये सब कामकाज जो चल रहा है, ऑलरेडी ये डिस्कशन में आया है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा।
तो ये एक तरीके से माध्यम है पूरी तरीके से काउंसिल्स को ख़त्म करने का। दूसरी चुनौती क्या है, जिस प्रकार से लेबर फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉमरेड प्रधान ने रखा, ये जो चार अभी कॉमरेड रावल के डेलिब्रेशन में इस चीज़ में आया है कि जो 4 श्रम संहिताएं आई हैं, ये क्या हैं? ये पूरी तरीके से जो भी अधिकार आपको मिले हैं संगठित होने के और यूनियन बनाने के, वो पूरी तरीके से डाइल्यूट करके उसको ख़त्म करने की तरफ जाने का रास्ता है। अभी तो ये श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई हैं, लेकिन इसको सरकारें, जितनी भी सरकारें, राज्य की हो केंद्र की, पूरा डाइल्यूट करके और इसको ख़त्म करने की स्थिति की ओर जा रही हैं। अब ये इस चीज़ का पूरा फ़ायदा हमारा एम्प्लॉयर, हमारा मैनेजमेंट्स उठा रहे हैं, क्योंकि अब कोई चेक नहीं है, आपके पास कोई कोर्ट नहीं है, आपके पास कोई कानून नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, रावल साहब ने रखा है, आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा आप वर्कमैन हो कि नहीं हो। वर्कमैन हो ये साबित करोगे तब आपका केस आगे बढ़ेगा। अभी उसी लोग एमपीएफ सर उसको चैलेंज किया है। तो ये जो अटैक है लेबर फ्लेक्सिबिलिटी के चलते, जिस प्रकार से मैनेजमेंट्स को ये हिम्मत मिली है, तो ब्रांड सेलिंग हो गई। आप देखिए, प्रोडक्ट सेल कर दिया, नॉन वायबल कर देंगे डिवीजन को या कंपनी को। मर्जर्स एक्विजिशन रैम्पेंटली हो रहा है। पहले इसका हम लोग जबरदस्त मुकाबला करते थे, एक पूरा एफएमआरआई एमपीएफ सर का सारे संगठन का प्रेशर था। सोचता था मैनेजमेंट कि मास विक्टिमाइजेशन करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हमला, अटैक्स के खिलाफ लोग लामबंद हो जाएंगे, सोचता था मैनेजमेंट। आज की तारीख में रैम्पेंटली जारी है, एक के बाद एक कंपनी। पहले कोविड की फर्स्ट वेव में हमने देखा, ब्रिटिश बायोलॉजिकल में 1-2 डिवीज़न बंद कर दिए, एमक्योर में डिवीज़न बंद कर दिए, हिमालय में 2 डिवीज़न बंद कर दिए उन्होंने। अब वो पूरी कंपनी को ही बंद कर दें। नोवार्टिस में क्या हुआ, 470 लोग एक लेटर पे, सारे के सारे लोग टर्मिनेट। उसके बाद देख ली सनोफी, आप अभी कॉमरेड शांतनु मित्रा थे आपके बीच में सनोफी से। फाइजर में देख लीजिए, फाइजर में 1 महीने पहले सेटलमेंट साइन होता है हमारे लोगों के लिए। करीब 90 साथी हमारे फाइजर में जो इस सेटलमेंट के दायरे में आते थे। 1 महीने पहले सेटलमेंट साइन हुआ, अगले महीने सारे के सारे साथियों को टर्मिनेट कर दिया। सिमिलर सिचुएशन आपने देखी टीटीके में। 7 मई 2022 को सेटलमेंट साइन होता है एक लंबे संघर्ष के बाद टीटीके में। 9 मई को 250 लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 200 लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, और उसको बीएसपी उसको टेक ओवर कर लेती कंपनी को। खत्म हमारा मूवमेंट। सालों का जो हमारा मूवमेंट था टीटीके में, वो एक झटके में खत्म। अल्बर्ट डेविड की सिचुएशन देख लीजिए आप। 30 साल से काउंसिल अभी रखा कॉमरेड प्रेसिडेंट ने, एक भी नहीं है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, एक भी हमारा अल्बर्ट डेविड का साथी हमारा मेंबर नहीं। सब लोग मैनेजमेंट का सीटीसी लेके चले गए। एल्यूरमेंट काउंसिल की कमजोरी और उसका ये फायदा। तो ब्रांड सेलिंग, मर्जर्स, एक्विजिशन, इस सारे माध्यम से किसी भी तरीके से काउंसिल मूवमेंट को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उसके लिए करना क्या है? करना यह है, जो हमारा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को बचाते हुए, उसको बढ़ाते हुए हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, कंसोलिडेट करना है। हमने ये भी देखा, हिमालय में अटैक आया, हिमालय के साथी हमारे मीटिंग्स में सब में पार्टिसिपेशन उनका बहुत अच्छा रहता था। हमारी कई सारी इकाइयों में ने ही हमारे हिमालय के कॉमरेड्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये भी एक चीज़ बड़ी हमारे लिए एक नई समस्या पैदा हुई। वो अल्बर्ट हिमालय का मामला इसमें आया है और भी दूसरी कंपनियों का मामला है। 3-3 महीने तक इंडोको के साथियों ने स्ट्रगल किया, लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया। इंडो के साथी सकम कर गए, लेकिन अल्टीमेटली वो लड़े हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। हिमालय में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो भी यूनिट्स को समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमको ओवरऑल यूनिटी को कायम करते हुए काउंसिल मूवमेंट में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ये काउंसिल सब कमेटी के माध्यम से ही इस पूरे हमले को हम लोग चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा हमला नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज अटैक है। इसका कोई 1 या 2 काउंसिल मिलकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। बाकी तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपके सामने है, जिसके माध्यम से नई नई चीज़ें हमारी काउंसिल्स में भी आ रही हैं। अभी हिमालय में कई सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर भी मूव हुआ था, आपने देखा होगा सब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काउंसिल्स में हमारे जो अटैक्स आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक वास्ट सब्जेक्ट है काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रीफली आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रखना था, लेकिन मेनली जो एमपी एमएसआरयू के पर्सपेक्टिव में हमको रखना है
कि काउंसिल के मामले में एक बड़ा सेटबैक हमारे सामने देखने में आया है। कोविड के बाद से हमारा काउंसिल मूवमेंट बढ़ने के बजाय बहुत हद तक श्रिंक हुआ है, नंबर ऑफ काउंसिल्स हमारी घट गई हैं, और जो काउंसिल्स हैं हमारी वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। आप भले ही मेंबरशिप का मामला देख लो, मेंबरशिप में हम जो जिम्मेदारी काउंसिल्स को देते हैं तो अभी भी कई सारी इकाइयों में इसमें कमजोरी देखने में आती है। आज हम लोग मई के महीने में बैठे हुए हैं, लेकिन कई सारी काउंसिल्स की मेंबरशिप हमारे पास पूरी तरीके से नहीं आई, और ख़ासतौर से जो बड़ी काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पर हमारी काउंसिल सब कमेटी को इनकी लीडरशिप को काम करने की आवश्यकता है। यही सारी चीज़ें तो मैं कॉमरेड प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पहला एक सब्जेक्ट लिया जाए, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट फंड्स ऑन अकाउंट्स को लेके अगर इसमें कुछ बातचीत है, कुछ है, तो अपन उस पर चर्चा करें, उसके बाद आगे लेंगे। धन्यवाद कमेटी की मांग की है, तो मैंने दादा को वैसे व्हाट्सअप किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टेट लेवल से लोकल जो भी डेट में हमारे प्रोग्राम है, डेट वाइज मैंने डिसाइड कर लिया एमपी में, और उस पर आप लोकल स्टेट या सेक्रेटरीट के द्वारा मतलब लोकल यूनिट पे उसे मैसेज करें, तो वो प्रोग्राम ज़्यादा सर सकते। क्योंकि लोकल हम लोग करते तो लगता है यार इन्होंने मीटिंग रखी, ठीक है हम बहाना बना ले, यूनिट के द्वारा कोई मैसेज जाता है तो वो ज़्यादा उसका असर पड़ता है। जैसा कि आपने बोला कि जो काउंसिल वाले लोग हैं को बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जो एक्सक्यूज़ एक और तरह का आता है, जो लोग काउंसिल में नहीं है, जिनको बेनिफिट्स नहीं है, बायलैटरलिज्म नहीं है, तो वो भी लोग बोलते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। ये भी एक फैक्टर है जो हमारे पॉइंट में है। और सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको काउंसिल मूवमेंट में सबसे पीछे ले जाने वाली इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अपॉर्चुनिज्म और पैरासाइटिज्म, जो बार बार हम देखते हैं हर जगह। अभी उसी से जो बहुत जुड़ी हुई बिल्कुल चोली दामन के साथ है डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई चीज़ हो सकती है तो वो डिसिप्लिन। लेकिन ये करना चाहूँगा कि जैसे काउंसिल मीटिंग हर महीने में हम पहले संडे को ले रहे हैं, तो इसमें अपने कन्वेनर्स, स्टेट लीडरशिप अपने साथियों को ये मोबिलाइज करें कि एटलीस्ट यूनिट में जो यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग हो रही है आप उसमें जाए तो सही। तो ये मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि अपने अपने साथियों के अपने अपने हेडक्वार्टर में कम से कम अपनी यूनिट में वो मेंबर यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग अटेंड करने जाए। वो आएंगे, उनका इंटरेस्ट आएगा तो आगे के प्रोग्राम्स में भी बहुत अच्छा हमको इनिशिएटिव मिलेगा उनको। थैंक यू। और प्रोग्राम 100% होना चाहिए। इसके लिए काउंसिल को थोड़ा सा स्टेट लीडरशिप से सहयोग चाहिए, तब जाके हमारी काउंसिल और भी मजबूत हो पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन डिले होते जाते हैं प्रोग्राम। मैं बोलूँगा कैडर डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा जब काउंसिल के जो लड़के हैं, मतलब काउंसिल कंपनी के जो लड़के हैं, पहले उनका कैडर डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद फिर आप जनरल मेंबर या जो ओएसजी नहीं है वहाँ के लड़कों को आप कैडर में डेवलपमेंट कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये लोकल यूनिट्स जब स्ट्रांग होगी तभी जाकर स्टेट स्ट्रांग होगी। तो मेरा ये एक सजेशन है कि पहले आप कैडर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो पहले आप काउंसिल के लड़कों में लेके आएँ, ये मेरा सजेशन। जहाँ तक सवाल है, कुछ जो चीज़ें रखी गई हैं साथियों ने, उसमें कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग रखे हैं। जैसा यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है और पार्टिसिपेशन का सवाल है कि काउंसिल के लीडर्स जो है आते नहीं हैं, और यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग में अटेंडेंस इंश्योर करने की बात है। ये ऑलरेडी हमने रखी है कि ये वीकनेस जो है काउंसिल कमेटी की फंक्शनिंग की वीकनेस है। काउंसिल कमेटी की जो हमारे साथी हैं, जब तक इस चीज़ को हमारे मेंबर्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच लेके नहीं इन्फॉर्मेशन देंगे, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको परस्यू नहीं करेंगे भाई तुम पार्टिसिपेट करो, अपनी यूनिट की जो यूनिट काउंसिल सब कमेटी मीटिंग होती है उसमें जाइए, या जो हमारा प्रोग्राम फोकस में जो 12-13 कंपनियों में जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें उनके पार्टिसिपेशन को लेके वो पीरियडिकल बेसिस पे उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। क्या होता है कॉम्रेड, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे बीच में जो है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से हमारी काउंसिल में एज ए लीडर मैं खुद भी शामिल हूँ। एज ए जोनल कन्वीनर में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट कन्वीनर की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डे टू डे बेसिस पे हमारे काउंसिल की लीडरशिप को और काउंसिल की लीडरशिप को मेंबर्स के साथ जो टच में रहना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो नहीं होने से क्या है, हमारा मैनेजर तो आपको रोज़ फ़ोन कर ले रहा है, महीने में 5 दिन काम भी करता है, सुबह शाम फीडबैक भी लेता है, सब कर रहा है, लेकिन हमारे काउंसिल लीडर्स को हमारे मेंबर्स से महीने 2-2 महीने बातचीत करने की फुर्सत नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आता है, क्योंकि फिजिकली तो हम मिल नहीं सकते, काउंसिल मीटिंग होगी 6 महीने में एक बार, तब रिव्यू होगा, तब डिस्कशन होगा। तो ये जो चीज़ें, इसको करेक्ट जब तक नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये वीकनेस को हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। इवन
जब भी भोपाल में हम लोग काउंसिल कमेटी मीटिंग्स बुलाते हैं और काउंसिल मीटिंग्स बुलाते हैं, इस चीज़ को सीरियसली डिस्कस किया जाता है। और इसके लिए हमने एक चेक भी लगा रखा है कि एक क्रेडिट वो फॉर्म दिया हुआ है हमने, जब भी आता है वो क्रेडेंशियल फॉर्म भरा के यूनिट्स की तरफ से आए, जिसमें उसके पार्टिसिपेशन के बारे में दिया जाता है ताकि हम उसको काउंसिल मीटिंग में रख पाएँ। तो ये सारे हमारे मैकेनिज़्म है जिसमें हमको भी सुधार करने की आवश्यकता है और हमारे लीडरशिप को इसके लिए बार बार फॉलोअप करने की आवश्यकता है। तो एक मामला प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को लेके ये है। टोरेंट के सर्कुलर ऑलरेडी इशू हो जाएगा, वो उन्हें आपने डिटेल भेजा हुआ है, आपको बता ही दिया था मैंने कि 1-2 दिन में उसका सर्कुलर हम लोग इश्यू कर देंगे। अपॉर्चुनिज्म ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी अपने सेशन में लिए हैं कि जिस तरीके से विद्यमान है, हमने देखा अल्बर्ट ड्यूक का एग्जाम्पल है, बाकी और सारी कंपनीज़ में एग्जाम्पल देखें अपॉर्चुनिज्म के कारण किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है, उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। काउंसिल मीटिंग करने का जो बात है, काउंसिल मीटिंग हम लोग कोशिश करते हैं 6 महीने में एक बार की जाए, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन हमारे साथ नहीं आई। हमारे से एक छत्तीसगढ़ एक राज्य अलग बन के हुआ, उसके कारण दूसरी सारी हमारी उनको बाइफर्केशन के जो इश्यूज़ थे उसके लेके हम लोग सोच रहे थे कि जनवरी-फरवरी में एक सेकंड ब्लॉक बुलाएंगे, लेकिन हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग का एजेंडा था, फिर एफएमआरए की जीसीएम, तो हम लोग कर नहीं पाए। इसका एक शेड्यूल बना के हम लोग जो भी काउंसिल्स हैं उनका नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग जुलाई अगस्त जब भी हमारा होगा उसमें हम प्लान करके इन मीटिंग्स को बुलाएंगे। और जहाँ ऐसी स्थिति रहती है कि जहाँ इमरजेंट कोई इशू है उसको लेके मीटिंग बुलाती है तो हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करते, कंसल्टेशन के आधार पर मीटिंग्स बुलाते हैं, तो उसको लेके बुलाया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग भी हम लोग अलाउ करते हैं, जहाँ पर भी कोई सीरियस इशू है, कोई इमरजेंट इशू है, उसको लेके एक घंटे की ऑनलाइन मीटिंग भी हम लोग बोलते हैं। काउंसिल कमेटी की भी कर सकते हो, काउंसिल मीटिंग की, लेकिन बस एक ही चीज़ है, उसके लिए आप राज्य केंद्र से आप बातचीत करके उसको तय करें और उनको सूचित करें। कैडर डेवलपमेंट भी जिससे जुड़ा हुआ सवाल है, हम लोग आज ये ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको इकाई स्तर पर ले जाएंगे। ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी ने शेड्यूल भी रखा है हमारा 28 मई से लेकर 18 जून तक का पूरे 4 संडेज़ का शेड्यूल है, जिसमें सेक्रेटरीट मेंबर्स की हमने ड्यूटी लगाई है कि हर सेक्रेटरीट मेंबर हर इकाई में जाएगा और ये यूनिट इकाई स्तर पे इस ट्रेड यूनियन क्लास को वहाँ पर रहेगा। तो ऑलरेडी कैडर डेवलपमेंट का हम काम चालू किए हैं। बाकी सारे इश्यूज़ में 2-3 चीज़ें हैं। एक ट्रांसफ़र इशू, चूँकि लोकल यूनिट का मामला है तो लोकल यूनिट डील कर रही है उसको, उसमें नहीं जाऊंगा मैं उसके इशू में। बाकी 2 चीज़ें हैं, लीगल केस जो एलेम्बिक का है, मेंबरशिप वीकनेस इन बिगर यूनिट्स के मामले में ऑलरेडी चर्चा हुई है, और डिसिप्लिन वाला जो मामला है वो कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी ले। पहले मैं शुरुआत करता हूँ। कैडर डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी थी, अनुराग थोड़ा सा उसको लिया हूँ, और काउंसिल की बात किया, अपॉर्चुनिज्म काउंसिल के अंदर कौन। मेरा ऐसा मानना है कॉमरेड कि एक फील्ड वर्कर अगर काउंसिल कंपनी में है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके अंदर उस कंपनी को ज्वाइन करते वक्त या काउंसिल में आते से ही सारे गुण विकसित हो जाएंगे और वो सब कुछ करने लगेगा। ट्रेड यूनियन का लीडरशिप करने का गुण नेचुरल होता है, अंदर इनहेरेंट होता है, नेतृत्वकारी गुण सीखने का धीरे धीरे सीखता है, फिर बनता है लीडरशिप। लेकिन एक अंदर से अगर उसको प्रतिकार करने का अगर है जज्बा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल ये बैठा हुआ है। ये कौन से काउंसिल में काम किया कॉमरेड ने? ही इज द टॉप लीडर कॉमरेड, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एमपी सारी। वो कोई काउंसिल नहीं था उस कंपनी में जिसमें काम किया, लेकिन अंदर से जज्बा होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि काउंसिल का हो तो ही वो लीडरशिप में आएगा, उसको लीडरशिप में लाइए। ये हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कहते थे इस बात को कि ये मरे हुए घोड़ों पे हम दाव लगाते हैं कभी, और वो उल्टे पड़ते हैं हमारे सामने। और कई इकाइयों में उल्टे पड़ चुके हैं। जब नया जनरल सेक्रेटरी बना था मैंने देखा हमने पूरा डिरेल्ड कर लिया संगठनों को। आज तक खंडवा में उभर नहीं पाए हम। वो जायसवाल को जब से लाए थे, जो जर्मन रेमिडिस काउंसिल में थे, वो आना चाहते थे काम करके। अल्टीमेटली क्या हुआ नतीजा? अभी छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट को बदलिए आप। यूनिट के अंदर देखिए कौन आदमी काम करने वाला है। अरे पंकज कौन सा काउंसिल में है और किधर है काउंसिल? कोई काउंसिल नहीं है वहाँ पर। बहुत और देख लूंगा, मतलब और भी नाम दिखेंगे अपने को, तो भागना बंद कर दीजिए आप काउंसिलों के पीछे। आप देखिए हमारे 4-5 जो साथी है या यूनिट के अंदर कौन साथी है जो संगठन को समझता है, जिसके अंदर जज्बा लड़ने का, ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वर्ग संघर्ष का उसके अंदर मादा है, वही आदमी हमारा कर पाएगा। वही कैडर है और उसी कैडर को हमको डेवलप करना है कॉमरेड। इसको आप ध्यान में रखें।
काउंसिल के अंदर अपॉर्चुनिज्म पैरासिटम जबरदस्त घुस चुका है, उसको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने की जब तक जीजी वीसा काउंसिल लीडरशिप की नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। कल क्या भोपाल के अंदर जो सम्मेलन हुआ ना, क्या पोजीशन था यहाँ पे विन मेडिकल में? भोपाल का कोई आदमी नहीं आया। विन मेडिकल का पूरा लीडरशिप यहाँ पे मौजूद था, काउंसिल लीडरशिप भी, कन्वीनर भी था, और लोग भी थे, और लोग होंगे बाकी जगह के, लेकिन कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे। फ्रेंको इंडिया का भी कमोबेश ये स्थिति था, मैकलेट का, यहाँ पे 45 लोग काम करते हैं, कल का कन्वेंशन में 3 या 4 लोग बमुश्किल थे। ये स्थितियाँ काउंसिल की है, कन्वीनर भी यही है, सब जगह की है। मेरे कंपनी के लोग आए थे, चेहरा दिखा के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चले गए, उनको परवाह ही नहीं, अभी कुछ समझते नहीं काउंसिल लीडरशिप को। तो ये क्या है, हम लोगों ने ढील दे के रखी, इसकी जिम्मेदार खुद काउंसिल का लीडरशिप है, खुद काउंसिल का लीडरशिप है। आई बिंग ऑल इंडिया कन्वीनर, उनको कोई डर ही नहीं है कि वो हम आना नहीं आना। जब रात को बात किया तो आज एक आदमी दिखा, हम लोगों ने दिया उसको, हम जिम्मेदार है, काउंसिल का लीडरशिप जिम्मेदार है। और जब क्या होगा, कुछ हो जाएगा, इनका केस आएगा, हम इनको सर पे बिठा के घूमेंगे। सबने सर पे बैठा केस आने दो, इनका सर पे बिठा के घूमेंगे। उस वक्त हम वहाँ विक्टिमाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, चाहे स्टेटमेंट काउंसिल हो, डेज काउंसिल हो, फ्रेंको इंडिया, रनबैक्सी, जो भी हो, जर्मन रेमेडीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो आपका इंट्रोस्पेक्शन आपको काउंसिल के अंदर करना, क्यों पनप रहा है, क्यों नहीं पनप रहा है। हमको चलाना है एमपीओ में सारी, हमको जर्मन रेमेडीज काउंसिल नहीं चलाना है, हमको डेज काउंसिल नहीं चलाना है, हमको फ्रेंको इंडिया काउंसिल नहीं चलाना है, हमको चलाना है एमपीओ में सारी। एमपीओ सारी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है वो काउंसिल में हो, उसके अंदर जीजी वीसा हो गया, काउंसिल होने के कारण एक प्रोटेक्शन तो उसका है। इसको आप ध्यान रखें, उनको डेवलप करें, कैडर को जो काम कर रहा है रोके नहीं उनको, अगर काउंसिल कंपनी में नहीं है तो। अभी मेरे पास में प्रस्ताव आया कि सागर यूनिट के अंदर वो चाहते हैं कि जेडएस का कॉमरेड बने, लीडरशिप में आए। मैंने मना किया, मेरा कॉन्सेप्ट को लेकर के, उन्होंने कहा नहीं ये तो यही आदमी काम करता है, तो ठीक है लाइए बनाइए, काम करने दीजिए उनको, ये तो नहीं है। ये डिसिप्लिनरी मैटर को लेकर ऑलरेडी सेक्रेटरीट की मीटिंग हुआ, आशीष ने पूछा शायद, आशीष वॉज अवेलेबल इन द सेक्रेटरीट, वी हैव टेकन सर्टेन डिसीजंस। अभी थोड़ी देर पहले आप जब ब्रेक में थे हमने मीटिंग हुआ, इसको बहुत सख्ती के साथ हम लोग लेंगे। कुछ यूनिटें बिल्कुल आई नहीं है, 3 यूनिट है, और कुछ यूनिट ऐसी है जो आने के बाद में बिना बोले चली गई, उनका हमेशा का ये है, उसको लेकर के हम उनकी वर्किंग कमेटी में वहाँ जाके हम एक्सपोज करने का कोशिश करेंगे और लीडरशिप को करेक्ट करने के लिए बोलेंगे। ये है लीगल एक्सपेंसेस के बारे में बात हुआ, और लीगल एक्सपेंसेस एलएमबिक इशू आया अभी हमारे सामने। एलएमबिक इशू के अंदर ये इशू चला आ रहा है कई दिनों से, वो अभी कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सेक्शन 2S में नहीं आते बोल के, ये एक बड़ा इशू है। कॉमरेड रावल का भी इशू रिजेक्ट हुआ है। सेक्शन 2S को लेकर के ऑलरेडी रावल वाले मामले में हमने एक लॉयर हायर करके और इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रोसेस में चले गए हम, क्योंकि हमको लग रहा है कि उसको चैलेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक इसको कारपेट में नहीं रख सकते। लेकिन इट वॉज द इशू ऑफ रावल और सेक्शन 2S। हमने डिसाइड किया, इनका एक हमारा CFL का फंड भी रखा था, वो सब चीज़ों को लेके कि ये एक्सपेंसेस वगैरह स्टेट से जाएंगे, क्योंकि पुराना पैसा भी उनका रखा हुआ वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे, सहित्रा का रखा था वो भी दे दिया उनको, है ना। तो ऐसा है, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस स्टेट बियर करेगा कि नहीं करेगा, कौन बियर करेगा, इसको लेकर के हमारा सेक्रेटरीट में कल डिबेट डिस्कशन चला, इट वाज नॉट कंक्लूडेड, बाद में हम और डिस्कस करेंगे, फिर वर्किंग कमेटी में भी लाएंगे यूनिटी बना के कि कैसे हम इसको मीट आउट करें, कैसे हम लोगों को रिलीफ दें। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन है मेरे। अभी क्या है कि मुझे नहीं पता व्हाट इज द पोजीशन इन एलएमबिक, वो कॉमरेड क्या करते हैं, उनका क्या फाइनेंशियल स्थिति क्या है, ये भी नहीं पता हमको। लेकिन भावनाओं में आकर के यूनियन लीगल एक्सपेंसेस बियर करेगा, ये डिसीजन लेने के पहले 3-4 चीज़ें आपको सोचना पड़ेगी। आज क्या स्थिति है भोपाल के अंदर, मैं देख रहा हूँ एक इशू है भरत सीरम का। वो जो कॉमरेड है भरत सीरम के, वो मेंबरशिप भी नहीं लिए 2 साल से। वो जो कॉमरेड भरत सीरम के सो कॉल्ड कन्वीनर हुआ करते थे, वो जो कॉमरेड है उनका एक बढ़िया मेडिकल स्टोर चलता है जिन पर वो बैठते हैं आराम से, और एक जो फ़ोन मेरा है उससे वो तो कहीं लगता महंगा सा फ़ोन रखते हैं, जब आते हैं तो कार से आते हैं। अगर आप उस कॉमरेड के लिए आप बोलेंगे कि यूनियन से आप लीगल एक्सपेंसेस दो और वो मेंबरशिप भी उसकी दो यूनियन से, तो ये बात तो ठीक नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसके बारे में आपको असेसमेंट करना पड़ेगा पूरा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। भावनाओं में आके आप ये डिसीजन नहीं सकते कि आप एक्सपेंसेस आप यहाँ से, और ये भी नहीं कर सकते आप कि कोई अगर डिसीजन ले लिया नीतिगत तौर पर आपने, तो वो उसको नहीं देंगे और इसको देंगे, ये भी नहीं कर सकते। दोनों की तरफ प्रोज एंड कॉन्स है। एक कॉमरेड जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है,
उसको पैसा नहीं है उसके बाद में, वो लड़ना चाहता है, उसको पैसा देने के लिए कोई नीति बनेगी, तो ऐसे लोगों को भी देना पड़ेगा आपको। उसका रिफरकेशन यहाँ भी आएगा, ये देखने की आप सोचें। इसलिए यूनिटों में, स्टेट में पूरा अभी तक जितने लीगल केसेस है, या तो इंडिविजुअल लोग लड़ रहे हैं या कुछ जगह पे यूनिटें उसका खर्चा वहन कर रही है। ये यूनिटों को भी देखना पड़ेगा कि कौन केस है, उस केस टू केस बेसिस पे फैसला लेना पड़ेगा। नीतिगत निर्णय उसमें नहीं ले। नीतिगत लेने में आपको दिक्कत ये होगा, ऑल लीगल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द यूनिट, तो क्या होगा उसमें, उसका भी देना पड़ेगा। जो एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है उसका भी देना पड़ेगा, जो उसको कोई परवाह नहीं है, खाली लीगली लड़ना है उसको। मेडिकल सेल्फ डिपेंडेंट के विक्टिमाइजेशन इशू में कॉमरेड, एक तो ये देखना आपको है कि यूनिट और स्टेट दोनों को निर्णय लेना है, डिस्कशन डिबेट करके कि कौन जरूरी है कौन गैर जरूरी है। अगर आप यूनिफॉर्म अगर कोई नीति लेके आएंगे तो आप परेशानी में पड़ेंगे। इसको लेकर केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करके, यूनिट भी डिस्कस करें, स्टेट को जरूरत हो स्टेट भी डिस्कस करें, तो ही हम निर्णय लें। ये हम लोग अभी इट इज अंडर डिस्कशन, सो आई एम नॉट कंक्लूडिंग इट द इशू, बट इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। सेकेंड थिंग, विक्टिमाइजेशन इशूज बहुत यूनिट में है। मैं कटनी गया था, वहाँ भी है, मैं बातचीत किया लोगों से, आपके यहाँ भी, आपके यहाँ भी, आपके यहाँ भी, आपके यहाँ भी। ये विक्टिमाइजेशन इशूज़ कई बार पका के हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इसका बम हम फोड़ते कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस के अंदर, और पूरी कॉन्फ्रेंस को हम डिरेल कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई है कि क्या हमने किया, क्या आगे करना है, लीडरशिप नया इलेक्ट करना है, और उसका जो आधार हो, लीडरशिप का काम का उसका आधार होना चाहिए। लेकिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आप इशू ले आते हैं और वहाँ बताते हैं कि स्टेट लीडरशिप नाकाम है। स्टेट लीडरशिप में लोग स्टेट लीडर की परिभाषा समझते हैं कि जनरल सेक्रेटरी, बहुत ज़्यादा तो प्रेसिडेंट, और उसके ऊपर एकदम हमला करना और ये करना और बाकी लीडर। ये तरीके को बंद करना पड़ेगा हमको। विक्टिमाइजेशन इशू में हमारी एक समझदारी बनाना पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि एमपीएमएसआरयू का जन्म विक्टिमाइजेशन इशू डील करने के लिए हो। वी हैव टू डील ऑल विक्टिमाइजेशन इशूज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑल विक्टिमाइजेशन इशूज़ हैज़ टू बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसका मेरिट भी होगा, डिमेरिट भी होगा। एक इशू है जहाँ पर एक कॉमरेड है जो हड़ताल में या कंपनी के खिलाफ उसके अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए गया और उसके बाद विक्टिमाइज हो गया, उसका इशू डील करने का हमारा अलग मेरिट डिमेरिट होगा। और एक कॉमरेड है जो मरे हुए डॉक्टर को 10 बार रिपोर्ट कर लिया, वही विक्टिमाइज हो गया। कंपनी ने चार्जशीट शोकास नहीं किया, प्रिंसिपल एनालिसिस फॉलो नहीं किया, तो वो विक्टिमाइज है, तो वही विक्टिमाइजेशन कैटेगरी में आएगा। दोनों इशू को डील करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, इनको अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। सब इशू में हम आंदोलन में नहीं जाएंगे। एक आदमी जो काम करता नहीं है, वो मेरे डॉक्टर को रिपोर्ट किया, कंपनी का भी गलत है, चलो उसने वो किया, और लेकिन उसके लिए भी हमने पूरा स्टेट को आंदोलन में झोंक दिया। और एक आदमी जो यूनियन के लिए, उसकी रक्षा करने के, अधिकारियों की रक्षा करने के लिए गया, ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करने गया, राइट के लिए गया, उसको विक्टिमाइज कर दिया, उसके लिए भी आंदोलन कर दिया। दोनों तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो आपको मेरिट डिमेरिट के हिसाब से विक्टिमाइजेशन इशू को डील करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा मामला, विक्टिमाइजेशन इशूज़ में जब हम मेंबर को जब लड़ रहे थे, आज की तारीख में परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हो गई है। इसलिए क्या है कि आप सबके लिए स्वर्ग बना नहीं सकते। यूनियन क्या कर सकता है, सारे केस रिजॉल्व नहीं कर सकता है, लड़ाई शुरू कर सकता है। यूनियन रिलीफ दिलाने की बात करेगा वर्कर को। वो रिलीफ क्या हो सकती है, वो मैकलेट के अंदर हमने किया। एक कॉमरेड को फॉल्स रिपोर्टिंग के इशू में इंक्वायरी के बाद में टर्मिनेट कर दिया, इंक्वायरी कंडक्ट किया, दे हैव टर्मिनेटेड हिम। हम मैनेजमेंट से लड़े कि आपने इंक्वायरी ठीक से कंडक्ट नहीं की, आपकी इंक्वायरी के फाइंडिंग सही नहीं है। मैनेजमेंट बोला अच्छा ठीक है, हम उसको नौकरी में ले लेंगे। नौकरी में कहाँ लेंगे, उसने बोला हम नागपुर में लेंगे आपको नौकरी। हमको कॉर्पोरेट को बोला आप जाके काम कीजिए नागपुर में, आपको एक डिवीज़न दिया है, अभी तो बातचीत जारी है, थोड़े दिन बाद कोशिश करेंगे वापस ले आए भोपाल। लेकिन वो अड़ेगा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे बाबू, हमको तो भोपाल ही चाहिए, मैं तो चंद्रा किलोना ले हूँ भैया। तो वो संभव नहीं है आज की तारीख में बायलेटरल रिलेशन कंपनी में, जहाँ आपके ऊपर फॉल्स रिपोर्ट का एलिगेशन है। ये कंपनी का गलती है, एक लूपहोल हमको मिल गया कि उसने इंक्वायरी को कंडक्ट करने में कुछ भूल किया, गलती किया, बट ही इज़ अवर मेंबर। हमने उसको बोल दिया हम आंदोलन नहीं करेंगे, समझौता हो रहा है मैनेजमेंट के साथ में। ही सेड दैट आई वांट टू फाइट लीगली। वी सेड ओके गो अहेड, नो प्रॉब्लम, आपके पास कैपेसिटी लड़ने की, आप लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें हेल्प कर देंगे हम आपको, बट आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस समझदारी के साथ में इशू टू इशू बेसिस पे आपको इस टाइप से डील करना पड़ेगा रिलीफ के मामले। ये जो कॉमरेड है, इसका ट्रांसफर वो गुवाहाटी किया था, मैनेजमेंट से बातचीत हुआ, उसको अभी मालेगांव या कहीं महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर दिया है, हमने माना नहीं उसको, हमने बोला नहीं ये कोई बात नहीं हुआ। अभी भी बातचीत उनका काउंसिल कर रहा है, दे आर परस्यूइंग द इशू, दे आर गेटिंग डिलेड, लेट हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन इसका भी इशू परस्यू हो रहा है। तो हर इशू के अंदर आप
जो मेंबर बोला उसके डिक्टेट पे इशू रिजॉल्व होगा जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, वो बोलेगा कि उसका डिक्टेट पे होगा। मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, प्रेशर बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे, इसके बाद हम उसको ठीक है। अब जुवेंटस पे आ जाए फटाफट, क्योंकि देर हो रही है, संजय देखने लगा टाइम, मेरे को टेंशन हो गया। बड़ा डर है, बड़ा डर है। जुवेंटस इशू ये बहुत बड़ा चैलेंज है कॉमरेड। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को लेकर चैलेंज है, उसको लेके एक प्रोग्राम हमने दिया है। हम अभी मैनेजमेंट से मिले भी थे इसको लेकर के, और मिलने के बाद मैनेजमेंट के रूप में भी कुछ तब्दीली आई थी, लेकिन हमको लगा कि प्रोग्राम से कुछ प्रेशर बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं भी प्रोग्राम नहीं हुआ है। और भी प्रोग्राम इसका बीजी का भी इसमें शामिल कर लेता हूँ मैं। प्रोग्राम बहुत सारे आ रहे हैं, हम लोगों भी स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि कोई लीडरशिप को डिप्यूट करे, जो एक आदमी का बस का नहीं है कि एक मैं एक जनरल सेक्रेटरी सब जगह सब एक्सपेक्ट ये करते हैं। दद्दू का ही फ़ोन आता है, बंदूक लगा देते हैं, दादा हमारा फ़ोन वहाँ कीजिए। अब मैं कितना कंपनी के लिए फ़ोन करूँगा, और फिर एक के लिए नहीं करूँ और दूसरे के लिए नहीं करूँ, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। प्रोग्राम तो हमने दिया हुआ है बायोलॉजिकली का, सबको करना ही है, सबको पता है। मेंबर को अगर सेंसिटाइज करना है तो उसके लिए हमको एक एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी के इनकी काउंसिल सब कमेटी के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर करे प्रोग्राम को और प्रोग्राम को परस्यू करे, इंस्टिगेट करना करे, उसको सेंसिटाइज करे लोगों को। ये हम लोग नहीं कर पाए, ये करने की जरूरत है काउंसिल सब कमेटी को। कंपनी वाइज जो इश्यूज़ है उसको लेके उनको बांट दिया जाए, ये कंपनी का, ये कंपनी का, ये कंपनी का इशू लेके आप यूनिटों से बातचीत करें, आपका ग्रुप है उसमें आप इंस्टिगेट करें, ठीक है। सिमिलरली जुवेंटस के अंदर भी हम लोगों ने तय किया कि रावल साहब इसको परस्यू करेंगे, हर यूनिट के अंदर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और रावल साहब परस्यू भी कर ले तो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। आप जब समझोगे ये कंपनी क्या करने जा रही है, ये कंपनी और कंपनी को रास्ता दिखा रही है कि हम तो आंदोलन कर ही नहीं सकते। उन्होंने हाईकोर्ट में हमारे को नोटिस भेजा हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक हाईकोर्ट में वकील हायर किया हुआ है, और वो परस्यू कर रहे हैं हमारे इशू को लेकर के। वो डिफेमेशन केस के लिए भी नोटिस भेजा हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी को, रीवा यूनिट के 5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस उसके ऊपर करने के लिए किया हुआ। दे आर गोइंग हाई हैंडेडली, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग चुपचाप बैठे। हम लोग एक मेमोरेंडम भी सबमिट नहीं कर, मैं आपको नहीं बोला आप डिफेमेशन का केस कर दो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि भोपाल यूनिट डिफेमेशन का केस कर दे, आई एम नॉट टेलिंग यू आप मैनेजर का टांग तोड़ दो। एक सिंपल बात बोला, भाई वो मेमोरेंडम दे दो उसको जाके जुवेंटस को मैनेजर को, वो भी कोई यूनिट नहीं करेगा तो अभी हम हेल्पलेस है। ऑल यूनिट 19 यूनिट एटलीस्ट विद इन दिस वीक ओनली, यहाँ से जाने के बाद तुरंत एक हफ्ते के अंदर इंश्योर करें जुवेंटस के बहुत डिवीजन है, बहुत डिवीजन है। आप मेमोरेंडम सबमिट करो, मेमोरेंडम का ड्राफ्ट आपको दिया हुआ है, आप सबमिट करो, उसको बोलो, वार्न करो, आपका मैनेजमेंट को बोलिए कि इशू को रिजॉल्व करें और ये जो एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं उसको बंद करें। वो हम करने का कुछ अगर आप करोगे कॉमरेड, आप बोल रहे ठीक है डीआईजी का मैं मेरा हुआ, डीआईजी का मेरे को जाना था, मैं आईजी के यहाँ जाना था, डीजीपी, यस डीजीपी के जाना था। मैं उतना लॉ पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, मैं चले गया आईजी के पास, लेकिन अब आपने मुझे सुधारा, मैं फिर चले जाऊँगा उससे, लेकिन बहुत कुछ नहीं होगा। वो हमारा संगठन को इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। उससे होगा किससे, आप जो प्रेशर बनाओगे यूनिट के अंदर उससे होगा कॉमरेड। वो ठीक है, एक हम चले जाएंगे, वो भी एक कुछ रिचुअलिस्टिक तरीके से वो ले लेगा, रिसीव कर लेगा, हम सर्कुलेट कर देंगे उसको। दैट इज़ नॉट ए बिग इशू फॉर अस, 1-2 दिन के अंदर ही इसको हम कर लेंगे। ये दूसरा सब्जेक्ट जो फंड एंड अकाउंट्स को लेके है, ऑलरेडी ये एक्चुअली ये वाला जो सब्जेक्ट है हम लोग लगातार मेंबरशिप सब कमेटी मीटिंग्स में हमारे जो मेंबरशिप सब कमेटी कन्वेंस उसके बीच में लगातार डिस्कस करते हैं, इसलिए एक्चुअली नया कुछ नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारी काफ़ी और भी लीडरशिप मौजूद है। कॉर्पोरेट फंड और अकाउंट्स को लेके 2-3 चीज़ें हैं जो मेनली जो एमपीओ में हम लोग लगातार कई सालों से इसको परस्यू कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार जारी है, जो समस्याएं जो लगातार जारी है। पहली चीज़ तो ये है कि एमपीओ की कोई भी इकाई में अकाउंट खोलना ज़रूरी है, यूनिट का अकाउंट होना ज़रूरी है। यूनिट का अकाउंट खुला जाएगा तो वो नेशनलाइज बैंक में खोलना पड़ेगा आपको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। कोई भी प्राइवेट बैंक में हम लोग अकाउंट खोलने के लिए अलाउ नहीं करते। अभी हमारे यहाँ समस्या 2-3 चीज़ें देखने वाली है। कई सारी इकाइयों में अभी भी अकाउंट नहीं है, कुछ इकाइयों में अकाउंट है तो वो ऑपरेशनल नहीं है। उसके पीछे एक छोटी समस्या आती है कि अकाउंट ऑपरेशनल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेजरर और सेक्रेटरी जो भी कॉन्फ्रेंस में बदलते हैं उसके सिग्नेटरीज हम लोग चेंज नहीं करते।
और बहुत इजी प्रक्रिया है उसको चेंज करने की, क्योंकि आपका सब कुछ वहाँ पर है बैंक में। आपको जो नए सिग्नेटरीज हैं उसके लिए एक रिजोल्यूशन बना के देना पड़ता है कि फ़लानी हमारी कॉन्फ्रेंस में, यूनिट कॉन्फ्रेंस में या वर्किंग कमेटी में ये सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये हमारा अकाउंट ऑपरेट करेंगे। तो उनके जो इंडिविजुअल आईडीज़ लगते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो, ये लग के आपका वो अकाउंट ऑपरेशनल हो जाता है। इतना छोटा सा काम हमारी इकाइयाँ आप परस्यू कर करके थक जाओ, लेकिन वो नहीं होता। दूसरा जो समस्या आती है, जो हमारी इकाइयों के अकाउंट हैं भी, कई सारी कुछ इकाइयों के अकाउंट हैं और वो फंक्शनल अकाउंट है, वो उसको ऑपरेट करते हैं। और अभी तो कई सारी इकाइयाँ ने एक नया इनोवेटिव आइडिया लिया है कि वो यूपीआई कोड, उससे स्कैन कोड लेके उससे मेंबरशिप कलेक्ट कर रहे हैं, तो और अच्छा हो गया, सारा चीज़ अकाउंट में आ रही है, पैसा पूरा अकाउंट में आता है। लेकिन जब स्टेट को पैसा भेजना होता है तो हम देखते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट से पैसा आ रहा है, पर्सनल अकाउंट से पैसा आ रहा है। भाई आपका यूनिट का अकाउंट है, कितना पेंस लेना रहता है आपको। एक चेक, हम तो आजकल तो मल्टी सिटी चेक है, आप अपना यूनिट का अकाउंट का चेक बना के स्टेट का जो इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है उसमें लोकल यूनिट के ब्रांच में डाल के जा दीजिए, आपको एनईएफटी भी करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो आप एनईएफटी करवा दीजिए। लेकिन वो होता नहीं है, पर्सनल अकाउंट से पैसा आता है। यूनिट का अकाउंट ऑपरेशनल होने के बाद भी ये जो चीज़ें, इसको हमको सुधारने की आवश्यकता है। तो पहली चीज़, जो अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारी जिन इकाइयों में अकाउंट्स नहीं हैं उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारी इकाइयों को स्टेट का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भेजी हुई है, और रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट वगैरह सब हम लोग बता देते हैं कैसे करना है, लेकिन हमारी इकाइयाँ इसको परस्यू नहीं करती। तो ये समस्या आती है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में ये अकाउंट्स वगैरह के मामले में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है साथियों। साथ ही साथ कई सारी इसमें और फंड में समस्या आती है। अब हम लोग काउंसिल का पैसा काउंसिल के माध्यम से आता है मेंबरशिप का, अब हमको हर 2-3 साल में वो जो 100 रुपीज़ यूनिट की लेवी है वो रिटर्न करनी होती है, तो हम इकाइयों को चेक बना के भेजते हैं, वो चेक प्रोड्यूस ही नहीं लगा ही नहीं पाते। कारण क्या है कि उनका यूनिट का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है तो चेक नहीं लग पाता, और जिन इकाइयों के अकाउंट है ही नहीं तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी बहुत सारी यूनिट हैं ऐसी, और फिर हमको कहते हैं 1 साल बाद वो लेके आते हैं कि साहब ये चेक हम लगा ही नहीं पाए, आप हमको कैश दे दीजिए, और कैश हम देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हम किसी कैश ट्रांजैक्शन को एनकरेज नहीं करते। तो ये दिक्कतें हैं। ऐसी जो इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों से मेरा अनुरोध है, मैं किसी एक इकाई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी इकाइयाँ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जहाँ पर भी डीएक्टिवेटेड पड़ा है अकाउंट उसको एक्टिवेट कराएं, जो स्टेट से मदद लगती करें। लेकिन ये अकाउंट अगर आपका यूनिट का नहीं होगा तो आपके फंड मैनेजमेंट को लेकर जो समस्या आपकी यूनिट में विद्यमान है, आप उससे यहाँ पे जो इकाइयाँ हैं उसमें